नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई के आपके सीबीटी एग्ज़ाम होने हैं अगस्त 2024 में। 7 अगस्त 2024 से स्टार्ट होंगे पेपर। इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब पर लगातार क्लास दे रहे हैं आपको। ये हमारी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास नंबर 20 है। अगर इसी क्लास से हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको बता दें, समय निकाल कर उन बाकी 19 क्लास को भी देखना। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका नाम है आईटीआई एग्ज़ाम 2024। ये 20वीं क्लास पहले आराम से देख लो, फिर 19 क्लासेज देख लेना। अगर आपने ये 20 क्लासेज अटेंड कर ली तो हम गारंटी देते हैं कि थ्योरी में जो आपके 38 क्वेश्चन आएंगे, 38 में से 38 यानी 76 में से 76 नंबर आपके पक्के हैं, कहीं नहीं जाने वाले हैं ये नंबर। हम गारंटी देते हैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस इन क्लासेस को पकड़ लीजिए। इसमें जो क्वेश्चंस आपको बताएं उनको छोड़ना नहीं है। 100% ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। 100% नंबर आपको अगर लाने हैं तो इन क्वेश्चंस को रट लीजिए। एक एक करके बड़ी मेहनत से टॉपिक वाइज आपको क्लासेस दी है। तो निवेदन ये रहेगा कि चैनल को तो अभी से कर लो सब्सक्राइब, इस वीडियो को अभी से कर दो लाइक, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाइए। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए इस क्लास को, ताकि आपके फ्रेंड सर्किल में जितने भी बच्चे हैं वो भी इस क्लास को देख सकें। सीबीटी एग्ज़ाम में 100% स्कोर की गारंटी है। एक भी आपका क्वेश्चन जो है वो इससे बाहर नहीं होगा, सारा का सारा पेपर फंसेगा। पूरे भारत में आप कहीं से देख रहे हो, ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी और दे दूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ऐप में आपके आईटीआई सेकेंड ईयर के फ्री टेस्ट अवेलेबल है, आप उन्हें अटेंड कर सकते हैं। थोड़ा सा यूट्यूब पर वीडियो देख लेना, फ्री टेस्ट वीके नॉलेज, तो थोड़ा तरीका मिल जाएगा कि कैसे फ्री टेस्ट अटेंड करना है। वीडियो पहले से बनाया हुआ है। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों से। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर पेपरों में देखने को मिलेंगे। सवाल देखो, डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन ना हिंदी में कम समझ आ रहा है, इंग्लिश देखो क्या करें। विच मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ डीसी स्टार्टर। यानी जो हमारे 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट स्टार्टर होते हैं ना, उनमें जो रेजिस्टेंस लगता है वो किसका बना होता है। आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टेंस लगता है। स्टार्टर का उद्देश्य क्या है, धारा को कंट्रोल करना। तो ये जो रेजिस्टेंस लगता है ये यूरेका का बना होता है, ध्यान रखना। यूरेका 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट, 0 प्रतिरोध ताप गुणांक वाली एक धातु होती है, और मतलब ताप से इसका प्रतिरोध प्रभावित नहीं होता है। आर्मेचर के सीरीज में लगाने से आर्मेचर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे करंट कंट्रोल हो जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, पिछले साल सीबीटी एग्ज़ाम में आया था, फिर आ सकता है। 100% स्कोर की गारंटी हम आपको इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि हम पिछले 3 सालों से लगातार आपके सीबीटी एग्ज़ाम को फॉलो करते आ रहे हैं। इसलिए आपके पेपरों में जो क्वेश्चंस आ रहे थे, क्योंकि हर दिन 3 शिफ्ट होती है आपकी, लगभग 10 से 12 दिन पेपर चलते हैं, तो कहीं ना कहीं घूम फिर कर के क्वेश्चन सामने आते ही है। रट लेना इन सबको अगर अच्छे नंबरों से पास होना है। तो सवाल देखो, 4 पोल डीसी मोटर के आर्मेचर में ड्यूप्लेक्स लेप वाइंडिंग है, कितने समांतर रास्ते होंगे। अब आपको मैं 2 चीज़ें बता रहा हूँ, या ध्यान से सुनिएगा। इसका वास्तविक आंसर क्या है और आपको पेपर में क्या करना है। दरअसल कुछ गलतियाँ भी होती है इनके आंसर की में। सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका वास्तविक उत्तर क्या है। देखो, लेप वाइंडिंग में क्या होता है कि जो समांतर रास्ते होते हैं ना, इनकी संख्या कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है पोल इंटू प्लेक्स। क्या फॉर्मूला होता है, पोल इंटू प्लेक्स। अब देखो, 4 तो पोल है और वाइंडिंग ड्यूप्लेक्स है, तो टोटल समांतर रास्तों की संख्या कितनी है, 8। लेकिन माय डियर ध्यान से सुनिएगा, इसका सही उत्तर तो ये है, लेकिन इस क्वेश्चन में किंतु परंतु है। किंतु परंतु क्या है, इन्होंने इसका ऑफिशियल आंसर क्या दिया है, 2। अब आपको सुनना है ध्यान से। आपके सीबीटी एग्ज़ाम में वही आंसर सही माना जाता है जो निम्मी के असाइनमेंट में सही दिया हुआ है। आप अगर निम्मी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं तो निम्मी ने इसका यही उत्तर दिया है। अब यदि आपको सीबीटी एग्ज़ाम में नंबर चाहिए तो आपको ये करना होगा। हालांकि ये सरासर गलत है, बिल्कुल गलत उत्तर है ये, लेकिन क्या करें, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। सही आंसर ये है। अब सेकेंड ईयर पास कर लोगे, उसके बाद कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, तो भाई कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से तो ये उत्तर बनता है इसका, लेकिन सीबीटी एग्ज़ाम के हिसाब से वही करके आना। मैंने दोनों चीज़ें क्लियर कर दी है। इन फ्यूचर भर्ती परीक्षा देने जाओगे तब क्या करोगे, और अभी सीबीटी एग्ज़ाम में क्या करना है, दोनों बता दिए हैं। ठीक। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। पिछले साल तो हर शिफ्ट में लगभग हर दिन ये पेपर में क्वेश्चन था, इस बार भी हो सकता है।
स्क्रीनशॉट लेकर रख लो जाए। क्वेश्चन देखो, शॉर्ट और ओपन सर्किट की जांच करने के लिए आर्मेचर वाइंडिंग की जांच करनी है, किस उपकरण का इस्तेमाल करेंगे? माय डियर, ग्राउलर इस्तेमाल करेंगे। अब ग्राउलर के ऑप्शन है दो, एक आंतरिक एक बाहरी। तो ध्यान रखना डीसी वाले के लिए बाहरी होता है, एक्सटर्नल ग्राउलर ऑप्शन करना है। यही 3 फेज एसी मोटर वाला चैप्टर जब आपको करवाया था ना, तो उसमें सवाल पूछा था एसी स्टेटर की शॉर्ट कॉइल जांच के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करेंगे। तब वहाँ पर अपन ने ऑप्शन क्या किया था? आंतरिक ग्राउलर। बताओ बात समझ में आ रही है क्या? माय डियर स्टूडेंट, आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कीजिए। एक बार ऐसे वाला बटन दबाना है आपको, बहुत ज़रूरी है। लाइक की इम्पोर्टेंस हमारे लिए बहुत होती है भाई, इसलिए आपको लाइक करना है, बिना लाइक किए क्लास नहीं देखनी। और मैं तो फिर हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा, चैनल को आप भी सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। क्लास का कंटेंट पहुंचाना आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी समझ लो। आइए सवाल पर। डीसी की आपको एक मोटर दिखाएगी, ये पूछ रहा है कौन सी मोटर है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल E1 E2 शंट फील्ड के टर्मिनल होते हैं और D1 D2 सीरीज फील्ड के टर्मिनल होते हैं। मतलब दो वाइंडिंग दे दी, इसका मतलब मोटर है तो कंपाउंड। मोटर कौन सी है? कंपाउंड है। शंट और सीरीज़ तो नहीं है, काट दो। अब आती है कि लॉन्ग शंट है कि शॉर्ट शंट है। इसकी पहचान क्या होती है? शंट फील्ड वाइंडिंग जो होती है ना, वो कहाँ कनेक्टेड है वो डिसाइड करती है। जैसे शंट फील्ड देखो, अकेले आर्मेचर के साथ जुड़ी हुई है यहाँ पर, इसलिए ये शॉर्ट शंट कहलाती है। अगर ये वाइंडिंग यहाँ पर जुड़ी होती, यहाँ पर, यानी आर्मेचर और सीरीज दोनों के साथ, तब ये लॉन्ग शंट कहलाता। यानी शंट फील्ड वाइंडिंग को लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है कि छोटा रास्ता तय करना पड़ रहा है, वो डिसाइड करते हैं। अब ये छोटा रास्ता है तो ये रहा उत्तर, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। अंडरस्टैंड? समझ में आया क्वेश्चन? रट लो इन सबको, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, एक भी। बस आप विश्वास कर लो, CBT एग्ज़ाम वाले दिन याद करोगे, कहोगे हाँ यार ये मैं वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल से पढ़ कर आया और उस चैनल पर जो हमें मिला वो वास्तव में पेपर में आया। देखो, गति नियंत्रण की कौन सी विधि डीसी सीरीज मोटर में निर्धारित गति के नीचे गति देती है? देखो, निर्धारित मान से कम गति की अगर मैं बात करूँ ना, तो वो है आर्मेचर डाइवर्टर विधि। आर्मेचर यूँ होता है, यहाँ पर सीरीज फील्ड होती है, तो यहाँ पर ना एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं जो आर्मेचर को डाइवर्ट करने का काम करता है। उसमें आपको निर्धारित मान से कम गति मिलती है, जबकि फील्ड डाइवर्टर में निर्धारित मान से उच्च गति मिलती है। यानी रेटेड मान से अगर अधिक स्पीड की आवश्यकता होगी तो ये करना है। फील्ड टैपिंग और वोल्टेज कंट्रोल मेथड में आप रेटेड स्पीड के बराबर भी ले सकते हो और रेटेड से कम भी ले सकते हो, दोनों ऑप्शन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण की विधि है? अच्छा, एक बात बताता हूँ, सीरीज मोटर हो या शंट मोटर हो, दोनों का ना यहाँ कॉमन उत्तर है एक। वो कॉमन आंसर क्या है कि दोनों में निर्धारित मान से नीचे गति के लिए आर्मेचर शब्द का इस्तेमाल करना है। फ़र्क इतना सा है कि यहाँ पर आर्मेचर कंट्रोल मेथड नाम दे दिया और सीरीज मोटर में आर्मेचर डाइवर्टर मेथड नाम दिया हुआ था। वहाँ पर क्या दिया था? आर्मेचर डाइवर्टर, और यहाँ पर आर्मेचर कंट्रोल मेथड दिया हुआ है। फ़र्क इतना सा ही है बस। बताओ बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लेना, फ्री वाले टेस्टों से अपनी तैयारी परख लो। ऐसे ही क्वेश्चंस का हमने एक प्रैक्टिस सेट बना करके आपके लिए डाले हुए हैं, एक नहीं 5-6 प्रैक्टिस सेट है, उससे आपको अपनी तैयारी का पता लग जाएगा, तो ज़रूर वो भी करना। सवाल देखो, लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर होती है? लिफ्ट बोल देना या एलिवेटर बोल देना, एक ही बात है। इंग्लिश में एलिवेटर ही दिया है क्या? हाँ, ये रहा। तो एलिवेटर के लिए ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सीरीज मोटर के लिए जाते हैं, लेकिन नहीं, एलिवेटर ऑप्शन आ जाए तो आपको क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर ऑप्शन के साथ जाना है। क्यूमुलेटिव को संचयी, यौगिक या मिश्रण मोटर बोलते हैं, ध्यान रखना। सीरीज मोटर का आएगा अगर रेलवे, ट्रैक्शन, ट्रामवे, हाई स्टार्टिंग टॉर्क ऐसा शब्द दे देना, तब सीरीज मोटर करना है। शंट मोटर मशीन टूल के लिए होती है और डिफरेंशियल का कोई ज़्यादा उपयोग है नहीं। बात समझ में आ रही है सबको? क्या उत्तर करोगे? एलिवेटर या लिफ्ट शब्द देखते ही क्यूमुलेटिव कंपाउंड ऑप्शन में ढूंढना है।
बताओ बात समझ में आ रही है क्या? अगला सवाल देखो, कौन सी कुचालक सामग्री बी कैटेगरी की है? फर्स्ट ईयर में, वैसे आपके वाइंडिंग वाले में भी है, 3 फेज एसी वाइंडिंग जब आप पढ़ोगे तो एक टेबल बनती है अचालकों की, वाई, ए, ई, बी, एफ, एच और सी, याद है क्या? 7 है अचालकों के वर्ग। तो एक तो इनका टेम्परेचर और एक इनकी सामग्री आती है। तो टेम्परेचर का तो आगे क्वेश्चन आएगा, तब सारे के याद करवा दूंगा। अभी ये बी कैटेगरी का पूछ रहा है तो मैं बता दूं, बी में 3 आते हैं, अब्रक, फाइबर ग्लास और एस्बेस्टस। कौन कौन आते हैं? अब्रक, फाइबर ग्लास और एस्बेस्टस। अब यहाँ पर देखो, इन्होंने इंग्लिश के शब्द फाइबर ग्लास दिया है, हिंदी दिया ही नहीं। फाइबर ग्लास को हिंदी में कांच की रुई बोला जा सकता है, ये ध्यान रखना। फाइबर को कई जगह रुई लिख देते हैं, ग्लास को कांच बोलते हैं, कांच रुई, प्योर हिंदी आ गया। तो हालांकि इंग्लिश की साइड फाइबर ग्लास लिखा हुआ आएगा, पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, कोई समस्या नहीं है किसी को। बताओ लेवल प्रॉपर कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्वेश्चन समझ में तो आ रहा है क्या? डीसी मोटर में आर्मेचर की घूमने की दिशा निर्धारित करने के लिए कौन सा नियम है? ये जनरेटर, ये मोटर। जनरेटर को इसी हाथ से स्टार्ट करते हो ना, तो ये जनरेटर है, फिर दूसरा हाथ कौन सा है? मोटर। कोई भी एक लोकल तरीका याद रख लो अपने हिसाब से, जो भी याद रख सकते हो। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आ जाएगा मोटर के लिए। इसमें घूमने की दिशा को कौन बताएगा? अंगूठा। ये किसे बताता है? मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन को। ये बताता है आर्मेचर करंट की डायरेक्शन को। राइट हैंड रूल किसके लिए होता है? जनरेटर में इंड्यूस ईएमएफ की जब डायरेक्शन हमें ज्ञात करनी हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट हैंड रूल का। ठीक है ना, दोनों याद रख लेना। मोटर जनरेटर का सवाल कोई भी आ सकता है पेपर में। अगला सवाल देखो भाई, ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार किस्मत साथ देती है ना, तो एक क्वेश्चन 2 बार आता है, ऐसे ही आता है। ये डीसी मोटर वाले चैप्टर में भी है, डीसी वाइंडिंग में, और एसी वाइंडिंग में भी है, और सेम क्वेश्चन है दोनों बार। कोइंसिडेंस देखो, दोनों का आंसर एक ही है। सवाल क्या है कि यदि कॉइल पिच का मान पोल पिच के मान से कम है तो ऐसी वाइंडिंग को शॉर्ट पिच वाइंडिंग बोलते हैं या शॉर्ट कोर्ड वाइंडिंग बोलते हैं। ये शॉर्ट कोर्डेड वाइंडिंग का सवाल एसी मोटर में भी आएगा, वाइंडिंग वाले में, और डीसी मोटर का भी है। एक ही क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आपको 2 बार देखने को मिले, इसलिए अच्छे से इन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है ना, याद रख लेना। क्वेश्चन बहुत शानदार है। देखो अगला सवाल है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक एक करके सारे क्वेश्चन बताएंगे, इंपॉर्टेंट है ज़रूर। डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर केवल घूमने की दिशा क्यों बदल दी जाती है? अब आपको याद हो तो एक पहले क्वेश्चन आया था हमारा, जिसमें हमसे ये पूछा गया था कि डीसी मोटर में जब कंपाउंड मोटर की अगर बात की जाए तो घूमने की दिशा बदलने के लिए कौन से मेथड को अपनाया जाना चाहिए? डीसी मोटर के घूमने की दिशा हमें या तो फील्ड के फ्लक्स की डायरेक्शन बदल सकते थे, या फिर आर्मेचर करंट की डायरेक्शन चेंज करके कर सकते थे। लेकिन हमने क्या किया था, वहाँ पर आर्मेचर करंट वाले को प्रायोरिटी दी थी, और उसके पीछे कारण क्या था कि मोटर की विशेषताएं जो है वो बनी रहे, ताकि जो क्यूमुलेटिव है वो क्यूमुलेटिव ही रहे और डिफरेंशियल है वो डिफरेंशियल रहे। अगर आप फील्ड फ्लक्स की डायरेक्शन बदल देते हैं और किसी एक फील्ड की डायरेक्शन बदलते हैं तो मोटर की विशेषताओं में भी परिवर्तन आ जाता है। क्यूमुलेटिव मोटर डिफरेंशियल बन जाती है और डिफरेंशियल क्यूमुलेटिव बन जाती है। क्वेश्चन का आंसर डी करना है, प्रिवेंट मोटर फ्रॉम सॉरी ओवरलोडिंग नहीं है, ये रहा बी ऑप्शन में है ना, मेंटेन मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स, मोटर की विशेषताओं को बनाए रखना। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है और याद जरूर रख लेना, आएगा ज़रूर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में भी इसे रखा गया है, तो याद रख लेना। वैसे सवाल देखो अगला, हाँ ये वाला क्वेश्चन ना रिपीट बड़ा हुआ था भाई, लास्ट ईयर तो बहुत ये आया था, लगभग हर शिफ्ट में ही आया था, हर एक दिन आया था शिफ्ट में। तो क्या रखे, वैसे एक दिन 3 शिफ्ट होती है तो किसी एक शिफ्ट में ज़रूर था। आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? देखो भैया, आर्मेचर में ना 2 तरह की अनबैलेंसिंग होती है। एक मैकेनिकल अनबैलेंसिंग आती है, और वैसे वाइंडिंग करते हैं तब भी आती है, वो मैकेनिकल अनबैलेंसिंग होती है। यानी इलेक्ट्रिकल अनबैलेंसिंग की वजह से मैकेनिकल अनबैलेंसिंग भी आ जाती है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में कुछ स्लॉट ना खाली रह जाते हैं, तो उनको अपन डमी स्लॉट बोलते हैं। ठीक है, उनमें डाली जाती है कोयल, उसे डमी कोयल बोलते हैं, वो भी मैकेनिकल बैलेंसिंग बनाती है। तो दूसरा आता है कि इस एक विशेष प्रकार का, उसे डायनेमिक बैलेंसिंग बोलते हैं।
डायनेमिक बैलेंसिंग होती है कि जिस तरफ वजन आर्मेचर का कम होता है ना, उस तरफ कोई लोहे की या स्टील की एक वेन अलग से वेल्ड कर दी जाती है ताकि वो बैलेंसिंग बराबर हो जाए, वेट बराबर हो जाए। गतिज संतुलन बोलते हैं इसे, इंग्लिश में बोलते हैं डायनेमिक बैलेंसिंग। ये अपने प्लांट में करवाते हैं, जो बड़ी मोटरें होती है 3000 आरपीएम की, उनके ना फैन की डायनेमिक बैलेंसिंग करवाते हैं। फैन की एक पंखुड़ी टूट जाती है ना तो वो अनबैलेंस हो जाता है, फर 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 करने लग जाता है। लोकल में तो चलता नहीं है भाई ऐसे काम, वहाँ 3000 आरपीएम की मोटरें होती है। ऐसे नहीं कि एक पंखुड़ी टूट गई तो चलने दो, नहीं, वहाँ करवानी पड़ती है। तो इसे मैकेनिकल बैलेंस करवाने के लिए होता है, ठीक है ना, डायनेमिक बैलेंसिंग बोलते हैं। याद रखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आया हुआ है पेपरों में, बहुत आया था पिछली बार, तो याद रख लेना, इस बार भी आएगा। सवाल देखो, मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है? देखो, ब्रश लगाते हैं, कार्बन वाले क्यों लगाए थे? देखो, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि कार्बन ना सेल्फ ल्यूब्रिकेंट है। सबसे बड़ी और अच्छी विशेषता ये है कि जब ये कम्यूटेटर के साथ घर्षण करता है ना तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, दे देता है ये खुद। दूसरा, कार्बन कंपोजिशन की जब ल्यूब्रिकेशन प्रॉपर बनती है तो घर्षण कम हो जाता है और थोड़ी सी वो स्पार्किंग को कम करने में भी मदद करता है। रिड्यूस द स्पार्क एट द कम्यूटेटर सेगमेंट, कम्यूटेटर के खंड पर, सेगमेंट पर या खंड पर लिख देना, स्पार्किंग को कम करना। कम्यूटेटर को हिंदी में दिक् परिवर्तन बोलते हैं, ये ध्यान रखना। इन्होंने अगर शुद्ध हिंदी शब्द इस्तेमाल कर लिया ना, हालत टाइट हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ, इसलिए इंग्लिश के शब्दों पर थोड़ा ध्यान दो, ठीक है माय डियर। समझ पा रहे होंगे ना, इम्पोर्टेंट है ज़रूर, छोड़ना मत एक भी, सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी चीज़ें हैं। सवाल देखो अगला, डीसी मोटर में ईएमएफ गणना करने का फॉर्मूला क्या है? देखो भैया, डीसी मोटर में जो ईएमएफ होता है ना उसे बेक ईएमएफ बोलते हैं। बेक ईएमएफ का एक फॉर्मूला तो वही होता है फाई जेड एन पी 60A वाला, फाई जेड एन पी बटे 60A, जो कि हमारे डीसी जनरेटर के आर्मेचर में था। क्योंकि यहाँ आर्मेचर में ईएमएफ तो उत्पन्न होता ही है, चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर हो, आर्मेचर में दोनों में ही होता है। तो बेक ईएमएफ ज्ञात करने का एक फॉर्मूला तो ये, लेकिन एक फॉर्मूला और भी आता है, उसको भी याद रखना, बहुत ज़रूरी है। आर्मेचर करंट ज्ञात करने के लिए हम उसी फॉर्मूले को अपनाते हैं। वो फॉर्मूला किस लिए होता है? वो होता है जब आपको टर्मिनल वोल्टेज और आर्मेचर ड्रॉप की कैलकुलेशन दी जाए ना, तब ये न्यूमेरिकल आते हैं उसमें, कंपटीशन एग्ज़ाम में इसके बहुत। तो बेक ईएमएफ का दूसरा फॉर्मूला होता है V माइनस आई ए इंटू आर ए। आई आर ए आर्मेचर की ड्रॉप होती है, आर्मेचर ड्रॉप माइनस कर दो अप्लाइड वोल्टेज में से। अब यहीं से ना आर्मेचर करंट कैलकुलेट करने का, आर्मेचर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला बनता है। खैर अभी ज़रूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन और उसके ऑप्शन पर ध्यान देना है, क्योंकि सीबीटी एग्जाम में तो सीधे क्वेश्चन आएंगे, वो घुमा फिरा के आपको क्यों पूछेगा। तो ये देखो, ये रहा सी ऑप्शन में, फाई जेड एन पी बटे 60A। बताओ सवाल समझ में आ रहा है क्या? मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या। हाँ, फाई जेड एन पी क्या है वो अगर आपका हो तो मैं बता देता हूँ, है ना, लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं चर्चा कर लेते हैं। फाई का मतलब होता है फ्लक्स प्रति पोल, एक पोल के द्वारा कितने वेबर का फ्लक्स बनाया गया। जेड होता है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, आर्मेचर में कुल चालकों की संख्या कितनी है। एन का मतलब होता है स्पीड ऑफ द मोटर या स्पीड ऑफ द आर्मेचर, आर्मेचर कितने आरपीएम से चल रहा था। पी का मतलब होता है नंबर ऑफ पोल्स, आर्मेचर में पोलों की संख्या कितनी थी। ए का मतलब है पैरेलल पाथ ऑफ करंट, धारा के समांतर रास्ते कितने थे, और ये डिपेंड करता है वाइंडिंग पर, आर्मेचर में वाइंडिंग कौन सी है। अगर वेव वाइंडिंग है तो 2 होंगे, लेप वाइंडिंग है तो समांतर रास्तों की संख्या के बराबर होंगे। लेकिन प्लेक्स अगर चेंज हो गई तो प्लेक्स के साथ गुना भी किया जाता है, पोल इंटू प्लेक्स और 2 इंटू प्लेक्स। डीपली होता है, अभी ज़रूरत नहीं है। ये देखो जिस पर एक सवाल पहले ही चर्चा की है, बस क्या पूछ रहा है, डीसी शंट मोटर में आर्मेचर धारा की गणना करने के लिए फॉर्मूला क्या है। माय डियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा मैं इसे। जब शुरुआत की बात अगर मैं करूं तो कंपटीशन एग्ज़ाम में इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, सवाल पूछता था वो आपसे। आर्मेचर करंट ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है अप्लाइड वोल्टेज में से बेक ईएमएफ माइनस कर दो
और आर्मेचर रेजिस्टेंस का उसमें भाग दे दो। ये कहाँ से आया फॉर्मूला, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले उत्तर बता देता हूँ। सी उत्तर कर दिया आपने, पॉइंट क्लियर। आया कहाँ से, देखो हमने ओम का नियम पढ़ा हुआ है। आई ज्ञात करने के लिए V/R होता है। आर्मेचर की करंट ज्ञात कर रहे हैं तो आर्मेचर का ही वोल्टेज और आर्मेचर की रेजिस्टेंस रखनी है। आर्मेचर को मिलने वाली वोल्टेज को परिणामी वोल्टेज बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नेट वोल्टेज। नेट वोल्टेज कौन सी, हमने बाहर से मोटर को वोल्टेज दी, मान लेते हैं 240 वोल्ट। मोटर के अंदर एक EMF था जिसका नाम था बैक EMF, जो उसको अपोज करेगा। इन दोनों का अंतर होने के बाद जो बचती है उसे नेट रिएक्टेंस वोल्टेज बोलते हैं, जो कि आर्मेचर सिरों पर जाती है। और फिर इसमें भाग देना था आर्मेचर रेजिस्टेंस का, तो फॉर्मूला यहाँ से आया है। बताओ बात समझ में आई क्या, कोई समस्या नहीं है। आराम से एक बार CBT एग्ज़ाम पास करो, फिर आना। ऐप में आपको बढ़िया सा कोर्स देंगे जिसमें न्यूमेरिकल बहुत डीपली और अच्छे से करवाए हुए हैं। मोटर की गति कंट्रोल करने का मेथड आपको एक दिखाया गया और पूछ रहा है कि ये मेथड कौन सा है। देखो पहली बात तो A1 A2 आर्मेचर्स इसके साथ सीरीज में जुड़ी हुई है फील्ड, नाम भी देखो D1 D2 लिख रखा है, तो D1 D2 सीरीज फील्ड के टर्मिनल होते हैं। ठीक है, अब ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा रखा है आर्मेचर के पैरेलल में। जिस चीज़ के समांतर में लगता है तो वो उसको डाइवर्ट करता है, बाईपास करने का काम करता है। इसलिए इस मेथड का नाम भी क्या है, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। अभी ऊपर क्वेश्चन आया था कि कौन सी विधि ऐसी है जिसमें गति सामान्य से कम मिलती है, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड ही किया था। ये डायग्राम भी देख लो, हालांकि मैंने उस टाइम भी अच्छे से डायग्राम बना करके आपको बताया ज़रूर था, है ना। तो आर्मेचर डाइवर्टर मेथड है। अगर फील्ड डाइवर्टर की बात होती तो फील्ड डाइवर्टर यहाँ जुड़ा रहता है फील्ड के पैरेलल में। फील्ड टैपिंग विधि हो तो फील्ड के 3-4 हिस्से ऐसे दिखा करके एक सेलेक्टर स्विच लगाएगा अलग से, याद रह जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली ये क्वेश्चन दो। अगला सवाल देखो, DC मोटर की गति ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं। हालांकि ये सूत्र इसका अधूरा है, इसने एक सिंपल फॉर्मूले को लगाया है। मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगा, सुनिएगा। DC मोटर की स्पीड बैक EMF के समानुपाती होती है। अब इसीलिए तो स्टार्टिंग के समय बैक EMF 0 है, क्योंकि स्टार्टिंग के समय गति 0 है, याद है ना हम सबको। ये बैक EMF 0 है, इसीलिए हमने क्या किया था, आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया था, स्टार्टर लगाया था। दूसरी बात होती है फ्लक्स में, तो DC मोटर की गति फील्ड फ्लक्स के विलोमानुपाती होती है, यानी फ्लक्स ज़्यादा होगा ना तो स्पीड कम होगी। अब इसने क्या किया, इन दोनों को मिला करके एक फॉर्मूला बना दिया, ये रहा A ऑप्शन में। श्रीमान हमें हल करके बता रहे हैं DC मोटर की गति बैक EMF के समानुपाती और फील्ड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती है जब बाकी कारकों को कांस्टेंट रखा जाए, अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए गति का फॉर्मूला बताना है। ये है इसका सही उत्तर। ठीक है, अच्छे से हो रहा है ना, क्लियर, फंडामेंटल चीज़ें आ रही है सामने। अगला देखो, F श्रेणी का टेम्परेचर कितना है। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि अचालकों की ना एक टेबल बनती है, YAEBFHC, 7 उसमें होते हैं। सबसे अधिक टेम्परेचर सर्वाधिक C का, सबसे कम इसका। कितना है गुरुजी, 90, 105, 120, 130, 155, 180 और 200 से लेकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। श्रीमान जी इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कंपटीशन एग्ज़ामों में न जाने कितनी बार ये सवाल आए भर्ती परीक्षाओं में। ये रहा D ऑप्शन में। ठीक है, वाइंडिंग वाले चैप्टर में या चालक अचालक वाले चैप्टर में ये हम पढ़ाते हैं, शायद आपने पढ़ा होगा, मैं ऐसा उम्मीद मान रहा हूँ। अगला सवाल देखो, 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ सीरीज में लगे हुए उस प्रतिरोधक का नाम क्या है। आपको शायद याद होगा 3 पॉइंट स्टार्टर में NVC शंट फील्ड की सीरीज में होती है और 4 पॉइंट स्टार्टर में हमने NVC को अलग ही लगाया था और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया था जिसे प्रोटेक्टिव रेजिस्टर नाम दिया था। तो उस प्रोटेक्टिव रेजिस्टर का काम है NVC की प्रोटेक्शन करना, NVC में हेवी करंट फ्लो ना हो जाए। ठीक है ना, बस और कुछ भी नहीं है। तो ये रहा ऑप्शन ही, लिमिट द करंट इन होल्डिंग कॉइल, होल्डिंग करंट में धारा को सीमित करना, क्योंकि NVC की खुद की कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो 240 वोल्ट पर पूरी वोल्टेज को सहन कर सके।
ठीक है, ये स्टार्टर की कार्यप्रणाली और वो पढ़ते हैं तब है। देखो अभी तो हम आपको ना एकदम CBT एग्ज़ाम के पर्पज़ से करा रहे हैं कि आपके पेपर में सामने क्वेश्चन होगा, ऑप्शन होगा, आपको करना है, सेम टू सेम उत्तर आएगा। अगर आप कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं ना तो इसके लिए बहुत समय देना पड़ता है। वो सेकेंड ईयर अभी आप एक बार पास कर लो, उसके बाद करवाएंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। सवाल देखो, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर को जब स्टार्ट करते हैं तो सीरीज फील्ड को शॉर्ट क्यों रखा जाता है? पहले मोटर को एक शंट मोटर की भांति स्टार्ट किया जाता है, ध्यान रखना। बाद में क्यूमुलेटिव कंपाउंड बनाई जाती है। कारण क्या है इसके पीछे? कारण ये है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में जो रिजल्टेंट फ्लक्स है ना, परिणामी फ्लक्स, वो दोनों फील्ड वाइंडिंग के अंतर के बराबर होता है। तो वो कहता है कि किसका फ्लक्स ज़्यादा और किसका कम हो सकता है कि स्टार्टिंग में हाई करंट के कारण सीरीज फील्ड फ्लक्स का ज़्यादा हो तो मोटर उल्टी डायरेक्शन में चलने लग जाए। तो वो कहता है कि मोटर का रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए, यानी एक सही तरीके से स्टार्ट हो जाए, लाइव पकड़ ले, रनिंग में आ जाए, उसके बाद उसको डिफरेंशियल बनाया जाता है। टू मेंटेन प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, घूमने की दिशा को उचित तरीके से मेंटेन करके रखना, बना करके रखना। सवाल देखो, डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण की विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन में किया जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हिमाचल प्रदेश लाइनमैन का एक बार पेपर हुआ था वर्ष 2019 में, सेम टू सेम सवाल उन्होंने पूछा था। याद रखना, ये जो हमारे फील्ड डाइवर्टर वाला मेथड होता है ना, ये विद्युत चालित ट्रेनों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और जनरली फील्ड टेपिंग विधि तो फूड मिक्सर में जो हमारी यूनिवर्सल मोटर है उसमें होता ही है, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज का डीसी में तो नहीं है। छत पंखे का अगर आप एग्जांपल लो तो हम सप्लाई वोल्टेज ही कंट्रोल करते हैं, उसमें जो वो रेगुलेटर लगा रहता है ना, उससे वोल्टेज ड्रॉप ही तो करवाते हैं। कोई बात नहीं, क्वेश्चन सुन लो ध्यान से। आपको अभी ए ऑप्शन है यहाँ से, फील्ड डाइवर्टर मेथड। आपके पेपर में ABCD हो सकता है चेंज हो जाए, इसलिए उत्तर याद रखो। इलेक्ट्रिक ट्रेन में फील्ड डाइवर्टर विधि गति नियंत्रण के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऐसे एक प्रॉपर लाइन को पढ़कर याद रख लो। समझ में आ रही है चीज़ें? मैं तो ये मान रहा हूँ कि आपको समझ में आ रही है। अब आप मुझे कैसे बताओगे? लाइक करके प्लीज़ बताइएगा, कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि हाँ हमें अच्छे से समझ में आया था, हमने कवर कर लिया है। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? माय डियर, आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम या इससे भी कम होता है, और 1 ओम से कम रेजिस्टेंस को हम निम्न प्रतिरोध की श्रेणी में रखते हैं, ध्यान रखना। और निम्न प्रतिरोध नापने के लिए केल्विन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। डी उत्तर आएगा। इससे पहले एक बार सवाल आया था, उसके लिए हमने शंट ओम मीटर किया था। यहाँ पर शंट ओम मीटर कहीं ऑप्शन में नहीं है। केल्विन ब्रिज, शंट ओम मीटर, एम्पेयर मीटर, वोल्ट मीटर मेथड कई सारे होते हैं वैसे तो लो रेजिस्टेंस नापने के लिए, ठीक है। करवाया हुआ है सारा, लेकिन इसको याद कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट हुआ था वर्ष 2021, 22, 23, हर दिन हर साल किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर था। इस बार भी आपकी शिफ्ट में होगा। अगला सवाल, कांस्टेंट ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का इस्तेमाल करते हैं? देखो, लगातार मोटर चलानी है आपको और निरंतर गति के साथ चलानी है तो शंट मोटर का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि शंट मोटर को नियत गति वाली मोटर मानते हैं। नियत गति के पीछे कारण होता है कि शंट फील्ड का फ्लक्स स्थिर होता है। शंट मोटर का फील्ड फ्लक्स कांस्टेंट होता है, इसलिए मोटर को नियत गति वाली मोटर कहा गया है। अगला सवाल देखो, क्या प्रभाव पड़ेगा चलने के दौरान 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रतिरोध कट ऑफ हो जाएगा? देखो, अगर स्टार्टर का प्रतिरोध कट ऑफ हो जाएगा ना तो मोटर ऑफ हो जाएगी। बताओ क्यों? क्योंकि स्टार्टर NVC के सीरीज में था। अगर स्टार्टर ऑफ हो गया, वो रेजिस्टेंस ऑफ हो गया, तो सीधी सी बात है NVC को सप्लाई नहीं मिलेगी। NVC का मैग्नेट अगर फेल हो गया, यानी इसमें नो मैग्नेट आ गया, तो ये हैंडल को छोड़ देगी, मोटर ऑफ हो जाएगी ना। लेकिन इन्होंने ये तो लिखा नहीं कि मोटर ऑफ हो जाएगी, इन्होंने कहा है कि मोटर धीमे चलेगी। तो ठीक है, हम इन्हीं के साथ जाएंगे। कारण बता चुका हूँ, CBT एग्ज़ाम में उसी का सही माना जाता है जो निमी असाइनमेंट आपका सही मानता है। बस माय डियर, हो गई आज की क्लास कंप्लीट, यहीं ख़त्म करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से बताया। प्लीज़ आपका रिस्पॉन्स हमें चाहिए। सब्सक्राइब करो चैनल, शेयर करो दोस्तों के साथ, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, फ्री टेस्ट अटेंड कीजिए। और हाँ, क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे। कमेंट करके बता दो कहाँ से देख रहे हो, कैसी लग रही है क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद।